नमस्ते दोस्तों, एकेएम डीप एनालिसिस में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त अजय। नरेंद्र मोदी की अमेरिका की मुलाकात बड़ी अच्छी और सफल रही। बहुत गर्मजोशी देखी गई दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, जो एक बात को स्थापित करती है कि दोनों महासत्ताएं क्यों इतनी नजदीक होती है। ये तभी मुमकिन है जब दो बड़े देशों को अपने साझा हित समझ में आ जाते हैं। भारत और अमेरिका बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दोनों देशों को ये समझ आ रहा है कि उनके हित कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी का इंजन बनने जा रहा है, ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, तो अमेरिका चाहेगा कि वो इसका फायदा उठाए। अमेरिका के मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए एक और मौका भी है। वैसे बड़ी होशियारी से मोदी ने मीगा या मेक इंडिया ग्रेट अगेन जोड़ के ये स्पष्ट कर दिया ट्रंप को कि जैसे वो भी अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं, तो मोदी जी भी अपने देश के बारे में सोचते हैं। अमेरिका ने भारत के प्रति विश्वास दर्शाते हुए आधुनिक F-35 फाइटर जेट्स ऑफर किए हैं। लेकिन भारत की नीति के हिसाब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया, ये दो पर अमेरिका शायद ही मानेगा। और भारत को रूसी और फ्रेंच फाइटर को उड़ाने का और अपने देश में बनाने का काफी अच्छा अनुभव है। और ये शायद अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जान। सुनने में आ रही है बात कि अमेरिका एग्री कर रहा है F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, और कुछ हिस्से F-35 के भारत में बनेंगे। एक बात और भी है, अमेरिका एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अपने हवाई दल की ताकत बहुत बढ़ा रहा है। और वो तकनीकी रूप से ऐसे फाइटर्स बनाना चाहता है जो 6th जनरेशन हो और एआई टेक्निक से बिना पायलट के आसमान में दुश्मन एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट करे। डॉग फाइट का मतलब है, जैसे हम बहुत देखते हैं मूवीज वगैरह में, कि दो दुश्मन प्लेन आमने सामने आ जाते हैं, फिर वो जो कलाबाजियां करते हैं ऊपर नीचे बाएं आगे पीछे, वो तिरछे सब जाते हैं, तो एकदम नीचे डाइव मारते हैं, एकदम ऊपर चले जाते हैं, वो सारा जो चीज है अपने आप को बचाने के लिए और दुश्मन पायलट के ऊपर हमला करने के लिए, ये सारे जो मैन्यूवर्स हैं, इसको डॉग फाइट कहते हैं। भारत को इस प्रोजेक्ट में अमेरिका से पार्टनर बनने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बिक्री के अधिकार भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध काफी गहरे हैं, जो एक तरह से दोनों को नजदीक लाने में काफी मदद कर रहे हैं। कुछ मुद्दे जरूर हैं जिस पर दोनों देश असहमत हैं, जैसे कि टैरिफ का मुद्दा हो गया, अप्रवासी भारतीयों का स्वदेशागमन का मुद्दा हो गया। टैरिफ के मामले में दोनों देश में विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए दोनों देशों ने बड़ी होशियारी से इसे अगले 6 महीनों के लिए टाल दिया है। इसके बीच में दोनों देश आपस में बात करके जो भी मुद्दे हैं उसको सुलझाने की कोशिश जरूर करेंगे। भारत ने जो गैर कानूनी तौर से सीधे भारत से अमेरिका गए हैं, वैसे नागरिक, वैसे अप्रवासी भारतीय को वापस लेने का आश्वासन ट्रंप सरकार को दिया है। उन अप्रवासी भारतीयों को भारत वापस नहीं लेगा जो भारत से किसी अन्य देश गए और वहां से अमेरिका गए। और ये घर वापसी की प्रक्रिया पूरी जांच के बाद ही भारत अपने नागरिकों को वापस लेगा। भारत भी चाहेगा कि भविष्य में जब भारत अपने यहाँ पर गैर कानूनी रूप से रहते हुए
बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वापस भेजना शुरू करे, तब अमेरिका भारत का साथ दे, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल और बवाल क्रिएट करने वाला कदम होने वाला है। भारत ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वो विदेश नीति में दुनिया में बहुत आगे है, और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी अच्छी रही अमेरिका में, और सफल भी रही। दुनिया की हाल की परिस्थितियां ट्रंप के आने के बाद फिर से अस्थिर हुई है। खास करके मध्य पूर्व को लेकर परिस्थितियां गंभीर हो चली हैं। आने वाले समय में ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और बहुत ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। ट्रंप के गाजा को खाली करने के प्लान से पूरे मध्य पूर्व में खलबली सी मची हुई है, और उसके लिए जरूरी समर्थन और साधन अमेरिका इजराइल को पहले ही पहुंचा चुका है। एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध और भी भीषण होने के पूरे आसार हैं। इसके जो दो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें कल रात को इजराइल की बसों में जो बम धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, वो रात को हुए। बस डेपो में खड़ी थी, उसमें कोई प्रवासी नहीं था उस वक्त ये हुआ। दूसरा है जो हिजबुल्लाह के चीफ है, उसे सुपुर्द खाक करने की जो बात है, उससे इजराइल भड़का हुआ है। नसरुल्लाह को शायद कल सुपुर्द खाक किया जाने वाला है, और उसका बड़ा फंक्शन लेबनान में होने जा रहा है। तो इजराइल इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो दूसरी तरफ से वेस्ट बैंक पर इजराइल ने बिना किसी घोषणा के भारी हमले करना शुरू कर दिया। ट्रंप की गाजा योजना में जॉर्डन मजबूरी से जुड़ा है। अमेरिका के भारी दबाव के चलते वो कुछ हजार फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दे सकता है, लेकिन इजिप्ट अमेरिका के गाजा खाली कराने के फैसले के खिलाफ है, और वो इस तरह से भड़का हुआ है कि उसने इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक और नए युद्ध की संभावना है। अगर इजराइल और हमास का युद्ध आगे बढ़ता है, तो हुती का इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध छिड़ सकता है, और ईरान इससे अछूता नहीं रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ईरान को जबरदस्त पटखनी देने की फिराक में है, और ये होगा ईरान के परमाणु संस्थानों पर विनाशक हमले करके। अमेरिका में ट्रंप ने तो इशारा कर ही दिया है इजराइल को कि ईरान के परमाणु संस्थान पर वो हमला कर दे, लेकिन शायद किसी तकनीकी पेचीदगी की वजह से ये हमला अभी तक रुका हुआ है। माना जाता है कि ईरान के ये परमाणु संयंत्र जमीन से 100 मीटर नीचे बनाए गए हैं, और इजराइल अभी इसको ध्वस्त करने की तैयारी में लगा हुआ है, और शायद इसी वजह से इजराइल शांति से सही समय का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ नई परिस्थिति बन रही है। अमेरिका और रूस साथ आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में हुई अमेरिका और रूस के बीच की बातचीत काफी सफल रही है। अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो रूस और यूक्रेन युद्ध विराम की ओर एक कदम बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों, इस सऊदी अरेबिया की वार्ता में यूक्रेन और यूरोप इस वार्ता में शामिल नहीं है। यूरोप और यूक्रेन इस बात से स्तब्ध है, खफा है, गुस्सा है कि उनके बिना ही ट्रंप ने रूस से बातचीत करना शुरू कर दिया। अमेरिका ऐसा करेगा, ऐसा पहले से अंदाज था, क्योंकि यूरोप और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे। जब अमेरिका युद्ध बंदी और युद्ध समाप्ति पर अपनी प्रतिबद्धता बहुत पहले से दिखा रहा था। यूक्रेन इस वार्ता से गुस्सा है, यूरोप भी काफी नाराज है। दोनों स्टेक होल्डर्स को वार्ता में शामिल न करना
ये बता रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप को अपने हाल पर छोड़ दिया है। गुस्से में यूक्रेन के प्रमुख जेलेंस्की सऊदी पहुंचे तो थे, लेकिन कोई ज्यादा उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रिंस सलमान से मिलके वापस आ गए। यूक्रेन अब अमेरिका से दूर जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन अमेरिकी हितों पर हमले कर सकता है। वैसे एक ऐसा ही हमला वो ऑलरेडी कर चुका है कजाकिस्तान से आने वाली तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला करके पूरे पंपिंग स्टेशन को उसने उड़ा दिया है। दूसरे, यूक्रेन रूस के परमाणु संयंत्र पर हमले करके युद्ध को फैलाना चाहेगा, और आजकल बहुत बड़े हमले वो रूस के ऊपर कर रहा है। कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस में अचानक से आग लग जाती है, जिसमें कि यूक्रेन के एजेंट्स का हाथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब वो रोता बिलखता, वो जिद्दी बच्चा है जिसने अपने और पड़ोसियों के घर को आग में झोंकने का मन बना लिया है। यूक्रेन की मूर्ख जनता ने एक मूर्ख जोकर को अपना नेता चुना था, जिसने नाटो में स्थान पाने के लिए अपने देश को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की बर्बादी के लिए कोई और नहीं, वहां की जनता ही जिम्मेदार है, जिसे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस मूर्ख आदमी को चाहिए था कि वो किसी तरह से रूस से समझौता कर लेता, बात करता, एक दूसरे की बातें समझता, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझता, और फिर धीरे से आगे बढ़ता। कुछ पुतिन को भी दबाव में रखता कि भाई ज्यादा नहीं उछलना, वरना वरना हम नाटो में शामिल हो जाएंगे, ऐसी कोई धमकी देता। अमेरिका को भी अपने देश में इनवाइट करता, अपने बेसेस बनाने के लिए जगह देने की ऑफर करता। देखो, सारे देश अपने अपने हित देखते हैं, और यूक्रेन हमेशा से सुरक्षित रहता अगर वो इस तरह से अपने और दूसरों के हितों को साथ में लेके चलने की बात करता। लेकिन यूक्रेन की जनता क्रीमिया में हार की वजह से जल रही थी, और ऐसी दूरदर्शी सोच न तो यूक्रेन के लोगों में थी और न ही उसके मूर्ख नेता में। इस युद्ध से देश की मूर्ख जनता और उससे भी बड़े मूर्ख नेता को क्या मिला, ये तो वही जाने। हालांकि पूरा देश बर्बाद हो गया। हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन रूस ने छीन ली। टोटल कुल जमीन का 20% हिस्सा रूस यूक्रेन से ले चुका है। अमेरिका से शस्त्र खरीदकर उसने अपने ऊपर $500 बिलियन का कर्जा कर रखा है, और इसके लिए अब अमेरिका उसके खनिज मांग रहा है, और उसके खनिज पर 50% तक का दावा वो ठोक रहा है, और कहता है कि जब तक उसके $500 बिलियन नहीं चुकाए जाते, तब तक वो वहां से खनिज निकालेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। हर एक शहर, हर एक कस्बा, हर एक गांव बर्बाद हो चुके हैं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का विध्वंस हो चुका है। इस युद्ध में जीता सिर्फ एक देश है, वो है अमेरिका, जिसने लाखों अरबों डॉलर के शस्त्र बेचकर खुद को माला माल कर लिया है। अब यूक्रेन को लग रहा है कि अमेरिका उससे धोखा कर रहा है, उसने धोखा दिया है, और अब ये परिस्थिति एक नई संभावना की ओर इशारा कर रही है, जिसमें यूक्रेन और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। अमेरिका के साथ ये बहुत बार हुआ है कि जिसके लिए उसने युद्ध शुरू किया हो, वही देश अमेरिका के ही खिलाफ हो जाए। तालिबान उसका एक बड़ा उदाहरण है। रूस यूक्रेन पर भारी हमले कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा जमीन जीतना रूस का ध्येय है,
और इसके चलते जब भी कभी संवाद हो तो रूस की स्थिति मजबूत हो। जेलेंस्की अब यूरोप की तरफ देख रहा है। वो चाहता है कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ समर्थन नहीं दे रहा है तो यूरोप साथ देगा और उसका रूस के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। कुछ मूर्ख नेता अभी भी यूरोप में मौजूद हैं जो नेटो को अपने हाथ में ले रहे हैं अमेरिका से अलग होकर, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो रूस के साथ लड़ाई लड़ता रहे। यहां पर यूक्रेन फिर से एक बड़ी गलती कर रहा है। युद्ध विराम को स्वीकार करके उसे युद्ध को रोक लेना चाहिए और देश को पटरी पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी जगह पे वो युद्ध को और भड़काने के सारे प्रयास कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन का फिर से इस्तेमाल होगा। पहले अमेरिका ने किया और अब यूरोप करेगा। यूरोप चाहता है कि रूस को यूक्रेन में ही रोक रखा जाए। अगर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध विराम हो जाता है तो रूस का अगला निशाना यूरोप के वो देश हैं जो युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े थे। यूरोप भी अमेरिका से दुखी है। अमेरिका नाटो देशों के संगठन को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। ट्रंप नाटो को जारी रखने के खिलाफ है। ट्रंप को लगता है कि सोवियत संघ के खात्मे के बाद नाटो भी समाप्त हो जाना चाहिए, और ऐसे में अब यूरोप की भद पिटती नजर आ रही है। अमेरिकन नाटो से दूर हो रहा है और रूस के करीब जा रहा है। अमेरिका की सोच ये हो सकती है कि रूस को साथ ले लिया जाए और उसको चीन के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि चीन रूस की अमेरिका के खिलाफ मजबूरी था। अगर अमेरिका और रूस साथ आ जाए तो चीन की गिग्गी बंद जाएगी। यही सोच के चलते अमेरिका चाहता है यूरोप उसका साथ दे और रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त करने में समर्थन दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूरोप को रूस के हवाले छोड़कर वो खुद रूस के साथ हो लेगा, और ये सारी घटना बड़ी तेजी से अभी घट रही है। डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनते ही काफी तेजी से उन्होंने व्हाइट हाउस और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति को अपना सबसे पहला टारगेट बनाया हुआ है। वो जानते हैं कि उन्हें हर काम बहुत तेजी से करने हैं। लगभग हर दिन वो नए कार्यकारी आदेश पारित करते रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। शायद वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास समय सिर्फ 4 साल का है और उसी समय में उन्हें उनके सारे कार्य संपन्न करने हैं। वो उनके द्वारा दिए गए सारे चुनावी वादों के प्रति बहुत गंभीर है। हालांकि इलोन मस्क और रामास्वामी द्वारा कथित तौर पर संचालित किए जाने वाला डीओजी डिपार्टमेंट, एफिशिएंसी डिपार्टमेंट से विवेक रामास्वामी अलग हो गए और वो अब ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। डीप स्टेट के साथ वैसे डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सताया है और डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी उसको माफ कर दे या उसे भूल जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन फिलहाल डीप स्टेट उनकी प्राथमिकता नहीं है और डीप स्टेट को अब अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट उसके पीछे नहीं जा रहे हैं जैसे हम उम्मीद करते थे। ट्रंप के यूरोप से दूर जाने के फैसले से डीप स्टेट बड़ा खुश हुआ होगा, क्योंकि बहुत से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस अमेरिका से अपना काम यूरोप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़े पैमाने पे यूरोप को
शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। उसके पास ना तो ऐसी कोई फैक्ट्री है, ना तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके पास सिर्फ अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वही एक आधार है। यूरोप में इस तरह से डीप स्टेट के लिए नई संभावना बन रही है। ट्रम्प प्रशासन के तहत क्वाड अधिक प्रासंगिक हो सकता है, जो कि जो बाइडेन की नीतियों के बिल्कुल विपरीत है। और अगर इसमें रूस की एंट्री क्वाड में हो जाए तो ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रशिया भी वैसे तो चीन से पीड़ित ही है। क्वाड का उपयोग चीन के खिलाफ होना तय है, और इसमें इसका ट्रिगर पॉइंट ताइवान होने के बहुत सारे आसार हैं। अब यहां पर गड़बड़ एक होने वाली है, और वो है कि अगर अमेरिका और रूस एक तरफ आते हैं तो फिर ईरान, नॉर्थ कोरिया का क्या होगा, जो पूरी तरह से रूस को यूक्रेन वॉर में सहायता कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया कोरिया ने तो अपने सैनिकों को भी वहां भेजा था। अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं साउथ कोरिया के बॉर्डर फ्रंट पे। और यहाँ पर अमेरिका और रूस दोस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनारियो सब डेवलप होते जा रहा है, जो एक बार कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। चीन पर इसमें दबाव रहेगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादियों के कारण ही क्वाड बना है। अब जब ट्रम्प सरकार फिर से चीन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही हो, ऐसे वक्त में अमेरिका को एक साथी चाहिए। रूस का जो परिस्थिति है, रूस से लगती परिस्थिति अभी अभी उभरी है, लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कोई साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो। यूरोप अभी अमेरिका से बहुत नाराज है, और यहां तक नाराज है कि अ, उसने अमेरिका के साथ सीक्रेट जो इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, जो जासूसी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, वो शेयर करना बंद कर दिया है अमेरिका के साथ। तो यहां तक उनके जो रिलेशंस हैं वो अ, बिगड़े हैं। और अब इसकी जब नेटो बंद होने के कगार पे है, तो यूरोप खुद को अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी। खुद की जगह विश्व में, वो विश्व में अपनी जगह तलाश करेगा। ऐसे में ये सारी सिचुएशन में अमेरिका के लिए भारत वो देश हो सकता है। जैसे इजराइल ने गाजा पर हमला किया, वैसे ही अमेरिका हो सकता है भारत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कार्रवाई को नजरअंदाज कर दे, जैसा अमेरिका ने आर्टिकल 370 और 35A के समय किया था। बांग्लादेश को ट्रंप ने के हवाले किया है, ऐसा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम भारत, वी लीव बांग्लादेश टू इंडिया टू डिसाइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई सैन्य ऑपरेशन करेगा। भारत कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है, सीक्रेट ऑपरेशंस कर सकता है बांग्लादेश में, लेकिन ओवर्टली वो कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, और कोशिश करेगा कि डिप्लोमेटिक चैनल से ही वो सारा काम करे, इशारे कर देगा। भारत यूनुस खान को चेतावनी जारी कर सकता है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव हो। यूनुस खान पर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा दबाव बनाया जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, यूनुस खान कटोरा लेकर भारत जरूर आएगा। भारत सरकार उच्च स्तर पर एक भयंकर विचार से खेल रही है, और वो है चिकन नेक, जो भारत को अपनी नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट
इंडिया के दूसरे राज्यों के बीच में एक छोटी सी जगह है जिसको चिकन नेक कहा जाता है। अब उसको बड़ा करने का कोई प्लान, कुछ ऐसा कुछ एक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है और ये उसके लिए दो मुद्दे हैं। एक है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरा है ये चिकन नेक। ऐसे में भारतीय सीमा में कुछ बदलाव हो सकते हैं और शायद ट्रंप को इसके बारे में पता है। उससे ये सारे मामले जो भी हैं वो बहुत डिटेल्स में डिस्कस हो चुके हैं। अमेरिका वैसे भी ऐसी कुछ इजराइल की मांगों को गाजा पट्टी में मान ही रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए विषय के साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।